अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूल 3 इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स की बात करते हैं। सबसे पहले 3.1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें। अच्छा, जो मेन चीज़ है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, हम सारी चीज़ें जानते हैं कि हर चीज़ एटम से बनी है और एटम्स में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये मैटर जब भी डिफाइन करें तो वो करंट स्टेट पे डिफाइन करते हैं। शुरू से हम लोग 3 स्टेट्स पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिक देखते जा रहे हैं कि सॉलिड क्या चीज़ है। सॉलिड वो चीज़ होती है जिसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो ना अपना शेप चेंज करता है ना वॉल्यूम चेंज करता है। कंटेनर किसी भी कंटेनर में डालें तो अपनी पोजीशन पे रहता है, अपनी ही शेप में रहता है। इसके पार्टिकल्स का फिक्स्ड पैटर्न होता है, आपस में बहुत क्लोज होते हैं टुगेदर। उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स के बीच में, बहुत क्लोज होता है। एग्जाम्पल जो हम लोग शुरू से देते आ रहे हैं वो एक आइस की एग्जाम्पल है। इसी तरह लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। वो उसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेता है। उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स। और फिर इनकी दूसरा तीसरी फॉर्म है गैस की। ना इसका शेप होता है डेफिनेट, ना इसका वॉल्यूम होता है डेफिनेट। वो किसी भी तरह का शेप ले सकता है। वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एज पर कंटेनर जो साइज होता है उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स बहुत फ्रीली और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं हर डायरेक्शन में। इसके पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वाटर वेपर एक बहुत एग्जांपल है। अच्छा, फोर्थ एक स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, बहुत कम पढ़ाया जाता है हमें। ये गैस की तरह होती है, इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये अर्थ में बहुत रेयर पाया जाता है लेकिन यूनिवर्स में 90% यही है, प्लाज्मा। और स्टार सबसे बड़ी एग्जांपल है, सन इज अ स्टार। अच्छा, सॉलिड मॉलिक्यूल देखें हम लोग यहाँ पे। सॉलिड मॉलिक्यूल, ये इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स कितने आपस में बहुत बाइंड हुए हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनमें स्पेस नज़र आ रहा है। इसी तरह गैस मॉलिक्यूल, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है कंपैरेटिवली बोथ ऑफ दीज। अच्छा, यहाँ प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे चार्ज आइटम्स हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्पेस में मिलता है हमें ज़्यादातर। अच्छा, जो प्योर सब्सटेंस है ये बनते हैं एलिमेंट्स से। इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं और ये सारे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। सेंचुरीज को, बहुत सेंचुरीज पहले ना बोला जाता है, इससे 4 बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं ज़मीन पे। नंबर 1 है कि अर्थ, मट्टी, सॉइल, वाटर, एयर और फायर। लेकिन मॉडर्न साइंस ने तहकीकात करने के बाद बोला कि 94 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे, जिनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट मटेरियल बनते होते हैं। उसमें आप ऑयल ले लें, बून ले लें, हीलियम ले लें, अल्कोहल ले लें, ये एग्जांपल्स जो लिखी हुई हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं, जितने भी मटेरियल्स बन रहे हैं, तो ये इन कॉम्बिनेशन है 94 एलिमेंट्स का। अच्छा, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। अच्छा, सारे जो सब्सटेंस है ना वो अलग अलग एटम में नज़र नहीं आते। कोई ऐसे हैं कि मिले हुए होते हैं। जैसे हम लोग वाटर ले लें, उसमें 2 चीज़ें ना, H2O, 2 जो पार्टिकल्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का। तो ये कंपाउंड है। डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर इज अ कंपाउंड। Many elements cannot exist in stable form as individual but only in groups of atoms. इधर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना, कुछ हमें इंडिविजुअल एटम की फॉर्म पे नहीं मिलते हैं, वो हमेशा पेयर में आते हैं। उन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन हमेशा ना O2 हमें मिलता है। हमने कभी भी O के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, किसी के साथ मिला ही होता है। O इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। O2 के कंपाउंड्स के बारे में ये देखें जैसे। अच्छा, ठीक है। ईच कंपाउंड हैज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट इनटू व्हिच इट कैन बी ब्रोकन डाउन। सबका अपना सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहते हैं, एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है इसमें, वो मिल के एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जिसे हम CO2 बोलना। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं किससे? इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल टू गेट फर्स्ट हैंड ग्लिम्स ऑफ पीरियोडिकली रिकरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, जो ये, अच्छा, मॉडर्न फॉर्म भी है और एक बेसिक फॉर्म भी है। मॉडर्न फॉर्म हमें दिया है कि इन्होंने, ये डिमिट्री मांदलीव प्रोफेसर हैं, इन्होंने दिया है बेसिक स्ट्रक्चर। मांदलीव ओरिजिनल अंडरगॉन सेवरल चेंजेस।
एरिस्टोटल थ्योरी है, एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, वो बिलीव करते हैं कि 4 मेन एलिमेंट्स हैं दुनिया में, जो हमने पीछे बात की, एयर, अर्थ का मतलब सॉइल, फायर एंड वाटर। हर इन 4 एलिमेंट से मिलकर दुनिया की सारी चीज़ें बनती हैं, जो कि बाद में इसे डिस्मिस कर दिया गया क्योंकि नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एक और कॉन्सेप्ट है। एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था 1865 में। इन्होंने एटॉमिक वेट से क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिस तरह ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ना पीरियोडिक टेबल पे, वो इस बेसिस पे हो रहा है एटॉमिक वेट पे। आगे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एटॉमिक वेट, व्हाट इज एटॉमिक मास। और सिंपल चीज़ें कि वो बोलता है कि हर 8 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी शेल में, उसके बाद प्रॉपर्टीज दोबारा सेम हो रही हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 8, रेफर टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये मेन चीज़ें इसमें डिटेल्स देख लीजिएगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिर एक और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करिए, रशियन प्रोफेसर मेंडलीव है। He kept some of the cells in the table empty to accommodate the missing element। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था ना, इसमें बहुत सारी जगह ऐसी छोड़ दी थी जिन्होंने बोला कि बाद में डिस्कवर होंगी, और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे थे, और बाद में सच में ऐसा ही हुआ कि जो जो इन्होंने जगह छोड़ी थी, बाद में एलिमेंट जो डिस्कवर हुए वही सेम प्रॉपर्टीज के साथ आए। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न फॉर्म में टोटल 117 केमिकल एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जिसमें 94 वो एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली इस अर्थ पे पाए जाते हैं, और बाकी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इस पे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। उसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटरमोस्ट शेल में जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पाए जाते हैं, और इसीलिए उसे सेम ही कॉलम में रखा जाता है, उसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो पीरियोडिक टेबल है उसे हम लोग पीरियड बोलते हैं। उसमें नंबर ऑफ शेल्स फिल्ड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? एटम्स, all elements are made up of 3 most main components, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इन सब का अपना अपना सिंबल होता है। अच्छा, सेंट्रल, इसमें पहले शेप से देखते हैं। ये मेन एटम की तस्वीर है, पूरा ये ना मेन एटम है। इसके जो बीच में ये न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। इसके बाद एक ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस में सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और बाद में ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, और इसका कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन का। ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक और बात है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन का मास बोला जाता है कि 1 डिवाइडेड बाय 2000, इतना कम मास है 2000। जैसे उसका ये इधर लिखा हुआ है कि हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन अबाउट 1 बाय 2000 ऑफ द प्रोटॉन मास। प्रोटॉन मास का इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं और मास नंबर किसे बोलते हैं? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने शामिल हैं न्यूक्लियस पे, उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जिसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। जो हमारा पीरियोडिक टेबल डिफाइन होता है वो होता है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर की तरह पीरियोडिक टेबल लिस्ट द एलिमेंट्स इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, स्टार्ट विद हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, इसी तरह उसको ऑन। हाइड्रोजन को Z इजिकल टू 1 दिया गया है, हीलियम को Z2 दिया गया है, Z3। अब देखें, अब इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, लिथियम में 3 प्रोटॉन है। इसी तरह इनको एटॉमिक नंबर Z से इंक्लूड किया जाता है और नंबर इस तरह दिया जाता है। अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन देयर वी कॉल शेल। अच्छा, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं इसे हम लोग शेल बोल रहे हैं। दूसरा, अकोमोडेटेड के शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, द एल शेल माइट 8 एम शेल। अच्छा, इसमें ना जैसे के है, एल है, एम है, एन ओ पी क्यू। के में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिट कर सकते हैं, एल में 8 कर सकते हैं, एम में 18 कर सकते हैं, एन में 8, 18 या 32 कर सकते हैं, ओ पी क्यू सब लिखा हुआ है, इसमें डिटेल्स देखिए। फोर्सेस विच होल्ड टुगेदर एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर, वो फोर्सेस जो कि
एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखती है वो कौन सी है? सबसे पहले आयोनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग वो है जो कि अगर आउटर मोस्ट, ये मैं इसे एग्जांपल देता हूँ कि Na का मॉलिक्यूल है और ये Cl का, सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम के पास 1 2 8 2 10 11 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेम प्रोटॉन्स होते हैं। इसी तरह क्लोरीन के पास है 10 11 12 13 14 15 16 17 इसके पास हैं। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 7 हैं और इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनकी कोशिश होती है कि अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है उनको स्टेबल रखें, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल रहें, 8 रहें पूरे के पूरे। अब इसके पास 7 हैं और इसके पास एक फ्री है। ये Na सोडियम अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है और ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसने अपना क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अब इसके 8 शेल पूरे हो गए और यहाँ पे भी 8 शेल पूरे हो गए, तो एक स्टेबल फॉर्मेशन हो गई है NaCl की। इस तरह ये देखिए, जो डोनर है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम लोग पॉजिटिव के साथ शो करते हैं और जो एक्सेप्टर है उसको हम लोग नेगेटिव के साथ शो कर रहे होते हैं, उनके साथ साइन नेगेटिव और पॉजिटिव लग जाते हैं। फोर्स बिटवीन द एडजस्टेड ऑपोजिट चार्ज आयंस इज कॉल्ड एन आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह बॉन्डिंग हो जाती है, NaCl एक पूरा कंपाउंड बन गया है जिसे हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये जैसे आयोनिक बॉन्डिंग शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसी तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये, अच्छा सॉरी, आयोनिक बॉन्डिंग होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हो रहा है? जैसे ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन को जो इंडिविजुअल है इसके टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 2 ये भी हैं जो जिन्होंने शेयर किए हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 इसके इंडिविजुअल, ये वाला जो है पार्टिकल, इसने अपने शेयर किए हैं 2 इसके साथ, ये इसके 2 अपने थे, इसके 2 अपने। ये जो है ना, इन्होंने 2 करके एक प्रॉपर एक पूरा कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल बना दिया ऑक्सीजन का। Oxygen molecules are each composed of 2 atoms joined by covalent bond. Each uncharged oxygen atom has 8 electrons. तो 8 8 16 इसको हम लोग जब भी लिखते हैं कि इसका यार वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके बोले 16 हैं, प्रोटॉन्स कितने 16 हैं। ईच एटम कंसिडर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। दोनों इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे दिए और एक प्रॉपर स्टेबल मॉलिक्यूल बना दिया। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटल्स में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो कहलाता है। इनके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके अंदर ये कंडक्टिविटी की बहुत पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन साइड द मेटल मूव टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे हम लोग इस पे प्रेशर वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल जाती है, वो उस डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे एक नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ मूव करना शुरू होता है और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं करंट। वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं कि अगर कोई चार्ज किसी कोने पे आ जाता है और जैसे ये नेगेटिव इस तरफ आ गया तो इसने अपने तरफ ना एक पॉजिटिव एटम को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो छोटी बहुत वीक अट्रैक्शन है, वीक बॉन्डिंग है, ऐसे हम लोग वैन डेर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। सिंपली सरफेस टेंशन जो लिक्विड्स की होती है वो हम लोग इसी अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये बहुत वीक एज कम्पेयर टू अदर बॉन्डिंग। आयनाइजेशन किसे बोलते हैं? जब एक मॉलिक्यूल अपना चार्ज, एक फ्री इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा होता है, वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है और जो डोनर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, जो एक्सेप्टर है वो लेता है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन। इसमें एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक नेगेटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन कौन सा बनता है? जो डोनर होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो नेगेटिव आयन बन जाता है। सारी डिटेल्स ये रही। इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट एटॉमिक स्ट्रक्चर वो खुसूसियात होती हैं कि कोई सब्सटेंस, कोई स्ट्रक्चर कितना अच्छा करंट कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। अब कुछ मटेरियल्स में बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं जिसे हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, और कुछ होते हैं जो कि नियरली नेग्लिजिबल होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करना बहुत मुश्किल होता है, उसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। अच्छा,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं कि उनके पास वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसके कि उनके पास मोस्ट एनर्जी होती है उनके एटम में जो कि वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड आखिरी बैंड होता है। ऑल द इलेक्ट्रॉन विद इन एटम दैट आर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज बट सम इलेक्ट्रॉन्स हैव सम एनर्जी इज मेजर्ड इन वेवलेंथ। मोर एनर्जी कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स टू एक्ट लेटर हाइपर हैविंग टू मच। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि दो कार्स हैं, ठीक है, एक इनर सर्कल में घूम रही है, एक आउटर सर्कल में घूम रही है। जो आउटर सर्कल में घूमेगी ना, वो एक वक्त आएगा अपने ट्रैक से हट जाएगी, तो वो एक शेल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, वो अपना ट्रैक्शन खो देगी, वो ड्रिफ्ट हो जाएगी। उससे हम लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री एनर्जी हो जाती है और वो एक वैलेंस और फिर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। वैलेंस बैंड, अच्छा, दो बैंड्स होते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इस डायग्राम के जरिए। ये दो बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड है, एक वैलेंस बैंड है, ठीक है। वैलेंस बैंड में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट एटम से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, हाई एनर्जी होती है, वो जुड़े होते हैं, ठीक है। वो मूव करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, वो करंट फ्लो करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो करता है। अब जो कंडक्टर्स हैं, इनके अंदर जो ये गैप है ना, ये नेग्लिजिबल है, तो आराम से वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स ना अच्छे इंसुलेटर होते हैं, ना अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कुछ फॉर्म में इंसुलेटर काम करते हैं और कुछ फॉर्म में कंडक्टर। से फॉर एग्जांपल नॉर्मली फॉर्म में ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग दे दें सेमीकंडक्टर्स को, तो वो एज अ कंडक्टर फ्लो करते हैं एनर्जी को भी अपने साथ। एक फ्लो ऑफ एनर्जी होती है इसके अंदर भी, वो एज अ कंडक्टर यूज करते हैं, उनको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। इसमें कंपैरेटिवली स्मॉल गैप होती है, थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करने से सेमीकंडक्टर पे जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो भी आराम से मूव कर जाता है कंडक्शन बैंड में और फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें मोस्ट जो कॉमन दो मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात होती है हर जगह पे, तो वो मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर। इसी तरह इंसुलेटर में इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होते हैं अपने पेरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, और बहुत लार्ज गैप होता है कंडक्शन बैंड और उसमें इसके ना बहुत स्टेबल होते हैं ऑलरेडी। जैसे जिस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड में जिस एटम के वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको ज़रूरत ही नहीं है आगे कंडक्शन बैंड, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑलरेडी पेयर्स हैं। और तो इन तरह के मॉलिक्यूल के लिए लार्ज गैप होता है और बहुत मुश्किल से और इम्पॉसिबल होता है वैसे तकरीबन कि वो कंडक्शन बैंड में जाए। ये 3 तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे और यही सारी इसमें लिखी हुई हैं कि किस तरह सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये डिटेल्स में सारी। अच्छा दा ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं इस बारे में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पे और सेमीकंडक्टर की सारी डिटेल्स हैं। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया। अगर किसी को समझ ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।